टॉपिक हम देखते हैं स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। तो हम देखते हैं कि यदि कोई तंत्र लेते हैं जो कि एक निश्चित दशा में है, यानी यहाँ पे तंत्र का ताप दाब आदि निश्चित है, और हम देखते हैं कि तंत्र यहाँ पे कोई प्रक्रिया होती है जिससे तंत्र की जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है, यानी तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया जब जिससे तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को हम प्रक्रम कहते हैं। तो यदि ये प्रक्रम स्वयं क्रियान्वित होता है, यानी इसे करने के लिए हमें बाहर से कोई ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रक्रम स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहलाता है। अब हम देख सकते हैं कि ये प्रक्रम जो है जब प्रारंभ हो रहा है तो इसे हमें प्रारंभ करने की आवश्यकता हो भी सकती है या फिर ये स्वयं भी प्रारंभ हो सकता है। तो यहाँ हम स्वतः परिवर्तित प्रक्रम को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई तंत्र एक निश्चित दशा में उपस्थित है और यहाँ पे ऐसा कोई प्रक्रम घटित होता है जो स्वयं क्रियान्वित होता है तथा इसे कोई भी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, फिर चाहे ये प्रक्रम स्वयं प्रारंभ हो या फिर इसे प्रारंभ करना पड़े, तो हम इस प्रक्रम को स्वतः परिवर्तित प्रक्रम या स्वतः स्फूर्त प्रक्रम कहेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखते हैं कि यदि शुगर को हम जल में डालते हैं तो चीनी को जल में डालने से यहाँ पे हम देखते हैं कि चीनी अपने आप जल में घुलने लगती है। तो यहाँ पे विलय होने की प्रक्रिया में हमें किसी भी बाहरी सहायता देने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ये प्रक्रम जो है ये स्वयं क्रियान्वित हो रहा है और चीनी का जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रक्रम जो होगा, चीनी का जो विलयन बनना है, ये प्रक्रम एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा। अब हम देख सकते हैं कि ये स्वयं प्रारंभ हो रहा है या फिर इसे प्रारंभ करना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि चीनी को जब हम जल में डालते हैं तो चीनी अपने आप घुलना प्रारंभ हो जाती है। हमें इसमें कोई भी बाहर से सहायता देने की आवश्यकता नहीं होती है या फिर इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी ये जो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम जो है ये इस टाइप का होगा जो स्वयं प्रारंभ होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ मात्रा लेते हैं और इसको यदि हम गर्म करते हैं लगभग 1070 केल्विन तक, तो हम देखते हैं कि इतने टेम्परेचर तक गर्म करने पे ही इसका अपघटन होने लगता है और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि अपघटन तो स्वयं होता है, लेकिन अपघटन करने के लिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर देने की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रक्रम को स्टार्ट करने के लिए हमें बाहरी सहायता देने की आवश्यकता होती है। क्रियान्वित करने के लिए कोई बाहरी सहायता देनी नहीं होती है, लेकिन इसको प्रारंभ करने के लिए बस हमें सहायता देनी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि ये भी एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा जिसे हमें प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है। अगला हम देखते हैं स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। तो ये प्रक्रम इसका अपोजिट होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रक्रम स्वयं क्रियान्वित हो रहा है, तो वही स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम ना तो स्वयं क्रियान्वित होता है और ना ही स्वयं प्रारंभ होता है। मतलब इसको हमें प्रारंभ करने की भी आवश्यकता होती है और प्रारंभ करने के बाद भी हमें इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रक्रम को स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम जल का वैद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो जल का वैद्युत अपघटन कराने पे हमें एनोड और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तक यहाँ पे विद्युत अपघटन होता रहता है। तो हम देखते हैं कि विद्युत अपघटन कराने के लिए हमें यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता होती है, तो हमें प्रारंभ करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब तक हम प्रवाहित करें तभी तक अपघटन हो रहा है, और फिर जब हम धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो अपघटन समाप्त हो जाता है और हमें गैस मिलनी बंद हो जाती है। मतलब ये अपने आप ना तो आगे बढ़ रहा है और ना ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जल का अपघटन एक स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम होगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं यादृच्छिकता या स्वतः परिवर्तिता। तो यहाँ पे हम यादृच्छिकता को सिंपली अनियमितता भी कह सकते हैं और ये टॉपिक हमारा स्वतः परिवर्तित प्रक्रम से संबंधित है। तो हम देख रहे हैं कि ये अनियमितता कहाँ आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो तंत्र होता है, तंत्र की व्यवस्था में यहाँ पे अनियमितता आती है। मतलब तंत्र के जो अणु हैं उनकी व्यवस्था जो है ख़राब हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो तंत्र है उसकी यादृच्छिकता में वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पे हम कुछ स्वतः परिवर्तित प्रक्रम देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस प्रकार से उसकी अनियमितता में या फिर यादृच्छिकता में वृद्धि हो रही है। यहाँ हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गैसों का मिलना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो पात्र हैं
जो कि एक नली के द्वारा जुड़े हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि दोनों हिस्सों में हमने अलग अलग गैसें ली हुई हैं और यहाँ पे हम बीच में इस नली को बंद किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यदि हम नली को खोल देते हैं तो अब ये गैसें जो है अपने आप मिलने लगेंगी। तो यहाँ पे हमें इन गैसों को मिलाने के लिए कोई भी बाहरी सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया होगी या फिर ये जो प्रक्रम होगा वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा। तो हम देखते हैं कि गैसें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो गैसें अब मिल चुकी हैं। तो हम देख रहे हैं कि गैसों के मिलने से इनकी जो तंत्र की जो व्यवस्था थी, गैसों की जो अणुओं की व्यवस्था थी, वो अब अनियमित हो गई है, ख़राब हो गई है। तो वो कैसे हुई है देख सकती हैं आप कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो गैसें हैं वो इतनी जगह में यहाँ पे उपस्थित हैं। फिर जब हम गैसों को मिलने के लिए छोड़ देते हैं तो इतनी ही गैसें जो इतनी जगह में अभी व्यवस्थित थी, अब ये गैसें जो हैं इतने इन स्थान पूरे स्थान में अब व्यवस्थित हो गई हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले अणु जो थे गैस की वो थोड़े जगह पर व्यवस्थित थे। अब यही अणु जो है अधिक स्थान पे फैल कर अपनी व्यवस्था को ख़राब कर लिए हैं या फिर अनियमित कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तंत्र है उनकी यादृच्छिकता में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में हमेशा यादृच्छिकता में वृद्धि होती है। और इसका अपोजिट हम देखें तो अगर एक स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम होगा तो उसमें हमेशा जो होगा, जो तंत्र होगा उसकी व्यवस्था और नियमित हो जाएगी, व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम में हमेशा यादृच्छिकता में कमी आएगी जबकि परिवर्तित में वृद्धि होगी। अगला टॉपिक हम देखते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है ये एक ऊष्मागतिकी फलन है जिसको क्लासियस ने दिया था। तो एंट्रोपी जो है ये तंत्र की अनियमितता की माप है या फिर हम कह सकते हैं कि तंत्र की यादृच्छिकता की माप है। यदि हम एक तंत्र लेते हैं जिसकी अनियमितता में वृद्धि हो रही है यानी तंत्र की यादृच्छिकता में वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि तंत्र की एंट्रोपी के मान में भी वृद्धि होगी। और अगर तंत्र की अनियमितता में कमी आ रही है तो हम कहेंगे कि तंत्र की एंट्रोपी का मान भी जो है घटेगा। एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन होने का अर्थ है कि तंत्र की अवस्था पर इसका मान निर्भर करता है। अगर हम तंत्र की अवस्था को परिवर्तित कर देंगे तो जो एंट्रोपी का मान होगा वो भी बदल जाएगा। और तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एंट्रोपी परिवर्तन यानी डेल्टा एस का जो मान होगा, एंट्रोपी को एस से प्रदर्शित करते हैं तो एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा एस का जो मान होगा ये तंत्र की जो अंतिम एंट्रोपी होगी, तंत्र की अंतिम अवस्था में जो एंट्रोपी होगी और तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में जो एंट्रोपी होगी उन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि यदि कोई उत्क्रमणीय प्रक्रम हो रहा है और इस प्रक्रम में मान लीजिए ए बी में परिवर्तित हो रहा है और बी ए में परिवर्तित हो रहा है, तो हम देखेंगे कि यदि ए बी में परिवर्तित हो रहा है तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो बी जब ए में जाएगा तो यहाँ पे वही ऊष्मा उत्सर्जित होगी। मान लेते हैं कि ये जो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, जो अवशोषित हो रही है, उसका मान क्यू रिवर्सिबल के इक्वल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय, तो यहाँ पे उसे हम दिखाने के लिए रिवर्सिबल दिखा दिए हैं। तो मान लेते हैं कि इतनी ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित हो रही है, तो हम देखेंगे कि जो एंट्रोपी परिवर्तन होगा इस केस में यानी डेल्टा एस का जो मान होगा वो अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा के मान और टेम्परेचर के अनुपात के बराबर होगा। मतलब जिस टेम्परेचर पे ये ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित हो रही है वो टेम्परेचर और जो ऊष्मा यहाँ पे अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, इनका जो अनुपात है वही एंट्रोपी परिवर्तन यानी डेल्टा एस कहलाएगा। अब हम इसका मात्रक देख सकते हैं। तो मात्रक हम इसके फॉर्मूले से ही देख लेंगे। तो ये क्यू जो अवशोषित ऊष्मा है या उत्सर्जित ऊष्मा है और ऊष्मा का जो मान होता है उसको हम जूल में या फिर कैलोरी में लेते हैं। तो मान लीजिए हम जूल में ले रहे हैं तो और नीचे टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। और चूँकि हम देखते हैं कि जो एंट्रोपी है ये एक विस्तीर्ण गुण है। विस्तीर्ण गुण होने का अर्थ ये है कि इसका मान जो है पदार्थ की या तंत्र की मात्रा पर निर्भर करेगा। अगर तंत्र की मात्रा अधिक है तो एंट्रोपी का मान अधिक होगा, अगर तंत्र की मात्रा कम है तो एंट्रोपी का मान कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि तंत्र की मात्रा पर निर्भर कर रहा है या फिर तंत्र के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरीके से हम मात्रक में इसमें पर मोल भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल। या फिर अगर हम ऊष्मा को कैलोरी में लेंगे तो हो जाएगा कैलोरी पर केल्विन पर मोल।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेल्टा एस का जो मान है ये अलग अलग प्रक्रमों के लिए अलग अलग तरीके के मान रखती है। तो हम देख सकते हैं कि अगर डेल्टा एस का मान पॉजिटिव आ रहा है, कुछ धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जो प्रक्रम होगा वो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा। अगर हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा एस का मान है वो 0 आ रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि तंत्र जो है वो साम्य अवस्था में स्थित है। तो हम देखते हैं कि कोई भी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होता है तो वो आगे बढ़ता है और वो साम्य अवस्था की ओर जाता है। तो मान लेते हैं कि प्रक्रम आगे बढ़ के साम्य अवस्था तक पहुंच चुका है, तो जब डेल्टा एस का मान होगा वो इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। अब थर्ड केस हम देखते हैं कि अगर डेल्टा एस का मान निगेटिव आ रहा हो यानी ऋणात्मक मान है, तो यहाँ पे जो प्रक्रम घटित होगा वो स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम होगा। अब हम आगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय व तृतीय नियम को पढ़ेंगे। तो हम द्वितीय नियम यानी सेकंड नियम को देखेंगे कि ये कई कथन के रूप में लिख दी गई हैं। तो फर्स्ट कथन हम इसका देखते हैं कि यदि कोई प्रक्रम स्वयं क्रियान्वित हो रहा है यानी कोई स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है, तो ये प्रक्रम जो होता है वो सदैव अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। जिसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक पात्र में जल लिया हुआ है और इस जल में हम स्याही की एक बूंद डालते हैं। तो यहाँ पे हम स्याही का फैलना देख रहे हैं। तो स्याही की एक बूंद डालने से क्या होगा, स्याही की बूंद अपने आप इस जल में फैलने लगेगी। तो हम देख रहे हैं कि स्याही के बूंद का जो फैलना है ये प्रक्रिया जो होगी स्वयं क्रियान्वित हो रही है, यानी ये एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रक्रम जो होगा ये स्याही इस पानी में तो फैल जाएगी, लेकिन कभी फैली हुई स्याही जो होगी ये मिलकर एक बूंद नहीं बनेगी। मतलब ये जो प्रक्रिया हो रही सदैव एक ही डायरेक्शन में होगी। मतलब कि बूंद से स्याही फैल जाएगी, लेकिन फैली स्याही से कभी बूंद नहीं बन सकती है। तो ये एक डायरेक्शन में होने वाली अभिक्रिया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सभी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम सदैव अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं। अगला कथन हम देखते हैं कि यदि कोई स्वतः परिवर्तित प्रक्रम हो रहा है तो इससे तंत्र की एंट्रोपी यानी एस के मान में वृद्धि होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होते हैं वो सदैव अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। तो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि सदैव यहाँ पे एंट्रोपी के मान में यानी एस के मान में वृद्धि ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम से सदैव एंट्रोपी के मान में वृद्धि होगी। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं जो कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम हैं। मतलब बहुत सी प्रक्रियाएं स्वयं अपने आप हो रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि इससे क्या होगा कि ब्रह्मांड में बहुत जगह एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के एंट्रोपी में सदैव वृद्धि हो रही है और सदैव वृद्धि होती रहेगी। तीसरा कथन जिसे क्लासियस कथन भी कहते हैं, इसे हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो एस है एंट्रोपी ये ऊष्मागतिकी फलन है जिसको क्लासियस ने दिया था, तो उन्हीं के नाम पे यह कथन दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये हम कोई भी ऐसा मशीन बनाते हैं या कोई ऐसा यंत्र बनाते हैं जो कि स्वतः शाश्वत यंत्र हो, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि वो स्वतः कार्यकारी यंत्र हो। मतलब कि ऐसा यंत्र जो बिना किसी बाहरी सहायता के लंबे समय तक कार्य कर सके। तो इस यंत्र के द्वारा हम कोई वस्तु जो कि निम्न ताप पे उपस्थित है उस वस्तु से ऊष्मा लेकर कोई वस्तु जो कि उच्च ताप पे है उसको हम ऊष्मा नहीं दे सकते हैं। मतलब कि ऐसे यंत्र के द्वारा जो किसी बिना बाहरी सहायता के कार्य कर रही है उस यंत्र से हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कार्य है निम्न ताप से उच्च ताप पे ऊष्मा देने की प्रक्रिया है, ये स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं है। उच्च ताप से निम्न ताप पे ऊष्मा तो अपने आप जा सकती है, ये स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होगा। लेकिन निम्न से उच्च ताप पे जो ऊष्मा जाने की प्रक्रिया है ये स्वतः परिवर्तित प्रक्रम नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम बिना किसी बाहरी सहायता के या फिर यूँ कह लें कि हम बिना किसी बाह्य ऊर्जा के कार्य करें, तो यहाँ पे हम बाह्य ऊर्जा के कार्य करने पर हम कभी भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। मतलब स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम तो इस साइड जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसके अपोजिट जाना चाहें तो हम कभी भी बिना किसी बाहरी सहायता की या बाह्य ऊर्जा के नहीं जा सकते हैं। लास्ट कथन देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम ऊष्मा को कार्य में बदलना चाहते हैं तो अब ऊष्मा को कार्य में अगर हम बदल लें तो ये अपने आप तो बदलेगा नहीं, यानी ये जो प्रक्रम होगा
वो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं होगा। तो अगर हम ऊष्मा को कार्य में बदलते हैं तो जितनी ऊष्मा है उस पूरी ऊष्मा को हम कार्य में नहीं बदल सकते हैं, मतलब पूरी तरह से ऊष्मा कार्य में नहीं बदलती है। तो ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि ऊष्मा को कार्य में बदल रहे हैं तो ये स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं है। तो अगर स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं है तो हमें यहाँ पे बाह्य ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, मतलब कुछ ऊर्जा चाहिए जो ऊष्मा को कार्य में बदल सके। तो हम देखते हैं कि जो ऊष्मा दे रहे हैं उस ऊष्मा में से कुछ भाग जो होता है, उस ऊष्मा का कुछ भाग जो होगा, मतलब कि पूरे पार्ट में से कुछ पार्ट जो होगा, ये पार्ट इस तरीके से कार्य करेगा कि ये ऊष्मा को, जो शेष ऊष्मा है उस ऊष्मा को कार्य में चेंज करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ऊष्मा है ये तो व्यय हो गई है इस ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि ऊष्मा पूरी तरह से कार्य में नहीं बदली, मतलब जितनी ऊष्मा लेंगे उतना हमें कार्य नहीं प्राप्त हो सकता है। अब हम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम पढ़ेंगे, लेकिन इस नियम को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा को जे विलार्ड गिब्स ने दिया था, तो इनके नाम पे ही इसका नाम दिया गया है। गिब्स मुक्त ऊर्जा एक अवस्था फलन है, यानी इसका जो मान होगा ये तंत्र की अवस्था पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि इस लेसन में हम लोगों ने यू यानी आंतरिक ऊर्जा, एच यानी एंथैल्पी, एस यानी एंट्रोपी और जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा, इन 4 अवस्था फलन के बारे में पढ़ा है। तो ये 4 अवस्था फलन हैं जिनका मान तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है, और तंत्र की अवस्था परिवर्तित होगी तो इनके मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब हम गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक तंत्र है जो कि स्थिर ताप और दाब पे, यानी इसके लिए टी और पी, टेम्परेचर और प्रेशर का जो मान है ये स्थिर है, फिक्स है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्रक्रम घटित हो रहा है, तंत्र में कोई प्रक्रम घटित हो रहा है, यानी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तंत्र पे कोई कार्य होगा। तो तंत्र अगर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे कार्य करने के लिए इसको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी अधिकतम ऊर्जा चाहिए अपनी तंत्र की अवस्था को बदलने के लिए, उस ऊर्जा को, इस अधिकतम ऊर्जा को ही हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। जी के लिए फॉर्मूला देखें तो जी इज इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस। तो यहाँ पे आप संकेतों का अर्थ देख लीजिए। जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है, एच एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर है और एस एंट्रोपी है। अब हम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम देखेंगे। तो मान लेते हैं एक तंत्र है जो कि परम ताप पर स्थित है। परम ताप पर स्थित होने का अर्थ है कि जो तंत्र का टेम्परेचर होगा वो 0 केल्विन है। तो हम देखते हैं कि इस टेम्परेचर पे जो तंत्र होता है वो क्रिस्टलीय अवस्था में उपस्थित होता है। तो हम देख सकते हैं कि इस अवस्था में जो तंत्र की एंट्रोपी होती है उसका मान 0 होता है। तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है कि तंत्र यदि परम ताप यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे है तो तंत्र की एंट्रोपी 0 होगी। अब हम देखेंगे कि कैसे तंत्र की एंट्रोपी परम ताप यानी 0 केल्विन पे 0 होती है। तो अगर कोई तंत्र है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तंत्र का अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करने पे हम देखते हैं कि जो तंत्र के अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाएगी। तो अणुओं की ऊर्जा कम हो जाने से हम देखते हैं कि जो तंत्र के अणु की गति होगी, यानी जो अणु गति होगी उसका मान भी कम हो जाएगा। तो यदि अणु गति का मान कम हो गया तो हम कह सकते हैं कि तंत्र के अणु अब गति करना बंद कर दिए और एक जगह अरेंज हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तंत्र होगा अब व्यवस्थित हो चुका होगा। तो यदि तंत्र व्यवस्थित हो गया है तो हम कहेंगे कि तंत्र की अनियमितता के मान में कमी आ गई है। तो अगर तंत्र की अनियमितता घट गई है तो हम कह सकते हैं कि जो तंत्र की एंट्रोपी होगी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो तंत्र की एंट्रोपी होती है वो अनियमितता की ही माप होती है। तो एंट्रोपी अनियमितता कम तो एंट्रोपी का मान भी कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो इस तरीके का यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को 0 केल्विन कर रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे कर देते हैं 0 केल्विन तो हम देखते हैं कि जो अणुओं की ऊर्जा है कम हो रही है, ये कम होके एकदम न्यूनतम हो जाएगी। जितनी कम ये हो सकती है उतनी कम हो जाएगी। तो अणु यहाँ पे जो गति कर रहे थे वो अणु की गति भी एकदम बंद हो जाएगी
और हम कह सकते हैं न्यूनतम के स्थान पर हम ये कह देंगे कि अणुओं की गति ही बंद हो जाएगी। तो अणु जो है एकदम क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे और एकदम ही व्यवस्थित हो जाएंगे, उनमें अनियमितता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो जब अनियमितता ही नहीं रही, मतलब हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी का मान जितना घट सकता है उतना घट जाएगा। और एंट्रोपी का मान हमेशा हम देखते हैं कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी का मान घटकर यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर तंत्र 0 केल्विन टेम्परेचर पे स्थित है तो उसकी एंट्रोपी का मान 0 होगा। यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है।